हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। अब यहाँ पर हम लोग नेशनल इनकम में जो यूज होने वाले बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। हम आज उसकी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है या जो टर्म है वो क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा बच्चों आता है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी, या इसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। तो बच्चों इसमें बेसिकली एक पॉलिटिकल जोग्राफिकल एरिया होता है। जैसे कि कोई भी कंट्री है उसमें लाइक वो एक जोग्राफिकली एक जोग्राफिकली रिकॉग्नाइज्ड कंट्री होती है या कोई स्टेट होता है। तो उसकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के बॉर्डर्स में आसपास में आप नेबरहुड में देखिए तो बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज हैं। दे रिकॉग्नाइज अस एज सेपरेट कंट्री। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल और जोग्राफिकल प्लेस वेयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन लाइज, तो उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। तो इन जनरल लैंग्वेज हम इसको समझ सकते हैं ऐसे कि जहां पे कोई पर्सन रिजाइड कर रहा हो और वहां पे उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वहां पर वो अपना कोई काम कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई जॉब हो या एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर वो वहां कर रहा हो तो वो उसके लिए एक डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है। अब यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं और कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें हमने कुछ लिस्ट बना के रखे हुए हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन द टू कंट्रीज। आपने देखा होगा शिप्स जो होते हैं, एयरक्राफ्ट जो होते हैं, इस टाइप के, ये दो कंट्रीज के बीच में मूवमेंट होता है जिसके थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर जो पैसेंजर्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कराया जाता है। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास अगर आप दिल्ली को हम यहाँ मान लेते हैं, इंडिया के का एक एयरपोर्ट है और वो लाइक लंदन के यूके के हीथ्रो एयरपोर्ट से कनेक्टेड है। और वहां पे हम जो अगर हम फ्लाइट से अगर आना जाना चाहें तो हम दोनों एयरलाइंस का यूज कर सकते हैं, चाहे वो ब्रिटिश एयरवेज हो, चाहे वो एयर इंडिया हो या इंडियन एयरलाइंस हो। हम दोनों में से कोई भी जो एयरलाइंस है उसको यूज कर सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर शिप्स में भी होता है। जैसे कि हम लोगों दो कंट्रीज के बीच में हम लोग जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, शिपमेंट्स हम भेजते हैं, तो वो दोनों कंट्रीज के शिप्स जो होते हैं वो एक दूसरे कंट्रीज में ट्रैवल करती हैं। डिपेंडिंग अपॉन हमारे अवेलेबिलिटी, हम जो लाइक हमें जो बेस्ट प्राइस देता है हम वो उस शिप को उस शिपमेंट की सर्विसेज को, उस शिपिंग कंपनीज की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। ये हमारे पास चॉइस होता है। तो इसमें जो दो कंट्रीज हैं उनके बीच में जो शिप्स और एयरक्राफ्ट जो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ उसके एक कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स होते हैं वो ऑपरेट करते हैं। वो जो लाइक उनकी जो इकोनॉमिक टेरिटरी है, जैसे कि हम इंडिया में अगर लाइक कोई एक एयरलाइंस है, आप कोई भी एग्जांपल ले लें, अगर कोई प्राइवेट एयरलाइन है, इंडिगो है, इंडिगो जो है वो अब्रॉड में भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इंडिगो नेचुरली इंडिया के किसी जो सिटीजन है या वहां या इंडिया में रेजाइड करता हो उसकी कंपनी है। तो उसकी और जो यूके के बीच में दोनों टेरिटरीज जो होंगी, वहां के एयरपोर्ट में जो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वहां पर जो उससे अर्निंग हो रही है वो पैसा वहां टैक्स पे करके वो जो उनके पास टोटल रेवेन्यू आता है वो यहाँ के जो लाइक उसके कंपनी का जो ओनर होता है वो रिसीव कर सकता है। इसी तरह शिप्स और एयरक्राफ्ट जो बाहर की कंपनीज है वो हमारे यहाँ ऑपरेट कर रही हैं, वो अपना यहाँ पर टैक्स पे करके, जो भी गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाती है, टैक्स का जो टैरिफ होता है वो पे करने के बाद जो टोटल प्रॉफिट होता है वो अर्न करके अपनी कंट्री में ले जा सकती हैं। तो एक दूसरे के यहाँ इकोनॉमिक जो टेरिटरीज होती हैं वो दोनों कंट्रीज की दोनों जगह पे होती हैं। वहां वालों जो यूके वाले हैं उनके लिए वहां भी है और हमारा जो एयरपोर्ट है वो भी उनके लिए है, और हमारे रेसिडेंट्स के लिए, जो हमारे एयरलाइंस ओनर्स हैं उनके लिए हमारा तो है ही, साथ साथ में जो दूसरे एयरपोर्ट्स हैं उनमें जहां पर वो उनका जो लिमिटेशंस है, जिनमें उनकी जो लाइक बाउंड्रीज हैं, वहां पर भी वो अपना इकोनॉमिक टेरिटरीज मान सकते हैं और अपना बिजनेस या जो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे जो है वो है हमारा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट के बाद फिशिंग वेसल्स। कुछ ऑयल फिशिंग वेसल्स बेसिकली क्या होते हैं, जो आप देखना इंटरनेशनल वाटर्स वगैरह में लाइक एक आपको समझा देता हूं मैं पहले। जैसे कि कोई भी कंट्री होती है तो एक जो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली
अप टू 200 किलोमीटर्स फ्रॉम योर नेशनल बाउंड्री। जो भी इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं वो उस कंट्री के अपने लाइक उनके अपनी टेरिटरी मानी जाती है, टू अप टू 200 किलोमीटर्स तक। उसके बाद जो अगर ओशंस होते हैं, जो डीप ओशंस में आप जाते हैं, वो किसी भी एक कंट्री का ओनरशिप नहीं होता है। दीज आर इनको हम ग्लोबल कॉमन्स बोलते हैं। तो वहां पे तो कोई भी कंट्री ऑपरेट कर सकती है। तो यहाँ पे जो हम फिशिंग वेसल्स की बात करते हैं, तो इसी तरह जैसे कि हम लोगों के बीच में देखना, आप फिशिंग जो होती है वो फिशिंग वेसल्स में हम जा रहे हैं, तो जहां पे भी हम ऑपरेट करते हैं, हम मान लीजिए कि एक कंट्री के साथ फिश का या मरीन जो हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं मरीन, जैसे कि लाइक आप सी फूड आपके लिए आपने आपको पता होगा कि फिश होता है, बहुत सारे तरह के लॉबस्टर्स एंड ये वो सारी चीजें मिलती हैं, वो अब सेल होती है, उनका बिजनेस होता है। तो वो अगर दो कंट्रीज के बीच में ऑपरेट कर रही हैं, तो वो जो पहला वाला जो कॉन्सेप्ट था वो सेम कॉन्सेप्ट फिशिंग वेसल्स और ऑयल गैस रिफाइनरीज, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स इन द इंटरनेशनल वाटर्स में, जो अगर मान लो आपको एक एरिया दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पर अडानी ग्रुप्स है, उन्होंने जाके या अंबानी ग्रुप ने कहीं पर जाके अपने ऑयल रिफाइनरी लगा दिया बीच अब प्लस 200 प्लस किलोमीटर्स में, तो वो तो इंटरनेशनल वाटर्स है। लेकिन अगर उनको वहां परमिट किया गया है करने के लिए, वो अपने उन्होंने जाके अपना पूरा सेटअप लगा रखा है, इंडस्ट्री लगा रखी है, रिफाइनरी लगा रखी है, तो वो इंडस्ट्री जो लाइक जितने एरिया में उनकी इंडस्ट्री जो होगा वो सेटअप होगा, वो उनकी अडानी या अंबानी जिनका भी है उनका इकोनॉमिक टेरिटरी माना जाएगा। सिमिलर वे में जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी यही सेम लॉ अप्लाई होता है। फिर थर्ड जो है वो है हमारा एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स। आपके बारे में पता होगा। तो जैसे हमारी लाइक इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया की एम्बेसीज अलग अलग कंट्रीज में है। जस्ट लाइक आप पाकिस्तान में देखेंगे, वहां भी इंडस्ट्री है, सॉरी एम्बेसी है, यूके में भी है, जापान में भी है, कोरिया में भी है, हर जगह पे हमारी एम्बेसीज हैं। उसी तरह हर दूसरी कंट्रीज की एम्बेसीज हमारे यहाँ भी हैं। तो ऐसे करके ही इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि एम्बेसीज के बारे में रेगुलर न्यूज जो होता है वो आता रहता है कि वहाँ के एम्बेसडर्स हैं, वहाँ के डिप्लोमेट्स हैं, वो उन्होंने ये बोला वो बोला स्टेटमेंट। तो इस टाइप की न्यूज आपने सुना होगा। तो ये एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स जो होते हैं वो इसलिए खोले जाते हैं, जैसे कि अगर हम जापान का कोई एम्बेसी यहाँ पर इंडिया में या दिल्ली में है, दैट मीन्स कि जापानीज जो होते हैं वो उनका इकोनॉमिक टेरिटरी है, वो एम्बेसी जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग जो होती है वो उनकी इकोनॉमिक टेरिटरी है, टू जस्ट टू सर्व देयर सिटीजन हु आर रिजाइडिंग इन इंडिया। तो इनका ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो उसी तरह हमारे एम्बेसीज हैं जो यूएस में है या कनाडा में है, तो वहां पे हमने अपनी एम्बेसीज इसलिए खोली है क्योंकि वहां पे जो हमारे रेसिडेंट्स रह रहे हैं, वहां पे सिटीजन्स नहीं है, वो उनको टेक केयर करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनके इश्यूज को देखने के लिए हमने अपने लोगों को वहां पे अपॉइंट किया हुआ है एम्बेसीज में। एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो यही कॉन्सेप्ट होता है एम्बेसीज का एंड कॉन्सुलेट्स का, जो कि बेसिकली अलग अलग मैटर्स को डिस्कस करते हैं दो कंट्रीज के बीच में। और साथ साथ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने देखा होगा कि बहुत कंट्रीज जो होती हैं वो जो जस्ट लाइक जो काफी स्ट्रॉन्गर कंट्रीज होती हैं, उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स जो होते हैं वो थोड़े वीकर कंट्रीज होते हैं। वहां जाके उन्होंने अपने आर्मी बेस बनाए हुए होते हैं जस्ट टू गिव देम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से अगर कोई एक कंट्री का मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अगर दूसरी कंट्री में है जस्ट टू प्रोवाइड देम सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, जैसे कि आपको छोटी सीरिया, इराक, इनमें आपने देखा तो यूएस के जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में इंडिया के हैं या चाइना के हैं, तो वो उनको प्रोवाइड करते हैं जो सिक्योरिटी या जो भी उनको लाइक एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वो जितना बड़ा एरिया होगा, अगर पूरा का पूरा एक मिलिट्री आर्मी बेस अगर उनको दे दिया जाता है या एयरफोर्स का बेस दे दिया जाता है, तो वहां पे जो भी कंट्री ऑपरेट कर रही है, जिनका बना हुआ है वो उनकी अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी है, उस पर उनका राइट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब यहां पर हम लोगों को नॉट इंक्लूडेड, जो चीज हम इंक्लूड नहीं करते हैं इसमें क्या है, एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स ऑफ एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ द अदर कंट्रीज लोकेटेड इन इंडिया। अब यही कॉन्सेप्ट यहां पर ये होता है कि हमारा तो अगर यूएस में है, हमारा जो कॉन्सुलेट या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या फिर जो एम्बेसीज हैं वो यूएस में है, वो हमारे लिए जो डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी मानी जाएगी। ठीक उसी तरह दूसरे, अगर हमारी बिल्डिंग्स में, हमारे दिल्ली में अगर या कलकत्ता, मुंबई, वहां पर अगर कोई एम्बेसीज हैं यूएस की, तो वो फिर हमारे टेरिटरी नहीं माना जाएगा।
हमारा वहां माना जाएगा और उनका यहां माना जाएगा। वो अपना ऑपरेट कर सकते हैं, उनके पास सफिशिएंट राइट्स होते हैं वहां पे अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए। उसमें इंडियन गवर्नमेंट जो होती है वो अननेसेसरीली इंटरफेयर नहीं कर सकती है, वो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट में आता है। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर हु आर विच आर लोकेटेड इन द लाइक अब्रॉड। जैसे अगर हम यहां पर देखते हैं, जैसे इंडिया में देखते हैं, तो यूएन का अगर मान लीजिए कोई ब्रांच जो है वो इंडिया में खुला हुआ है, या डब्ल्यूएचओ का कोई ब्रांच अगर यहां खुला हुआ है, या फिर आईएमएफ जो होता है वो अपना एक सेंटर जो होता है वो इंडिया को बना लेता है, तो वहां पर वो उनकी टेरिटरी मानी जाएगी, ना कि हमारी। वहां पर के ऑपरेशंस में हमारे लॉज को वो फॉलो करेंगे, जो हमारे लॉज हैं जो अदर कंट्रीज के लिए, बट विद इन लॉ अगर वो ऑपरेट कर रहे हैं तो हम उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो उनकी इकोनॉमिक टेरिटरी मानी जाती है। तो ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट है। अब चलिए देखते हैं हम लोग इसके आगे हमारे और कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है हमारे नॉर्मल सिटीजन्स का, नॉर्मल रेसिडेंट्स का। तो अब जैसे अभी हमने बात किया इससे पहले वाले स्लाइड में कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी होता है वो नॉर्मल रेसिडेंट्स वहां पे ऑपरेट करते हैं, तो वहां पर एक टर्म आया नॉर्मल रेसिडेंट्स। अब हम वही नॉर्मल रेसिडेंट्स को समझते हैं कि किन लोगों को हम नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं who are residing or which are residing in our country and their economic interest lies within that country। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जापान का यहाँ पर कोई इंडिविजुअल रह रहा है और वो यहाँ जॉब कर रहा है, दैट मीन्स कि उसकी जॉब है, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में है, वो यहीं रह रहा है, उसके पास सिटीजनशिप नहीं है, बट वो एक नॉर्मल रेसिडेंट की तरह रह रहा है। वो यहाँ टैक्स पे कर रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहा है, वो यहाँ पे सारे ऑपरेशंस कर रहा है, यहाँ के सर्विसेज ले रहा है, यहाँ के गुड्स खरीद रहा है, वो सारी चीजें उसके पास इक्वल राइट्स होते हैं, जो कि एक नॉर्मल जो रेसिडेंट होते हैं, इंडियन रेसिडेंट होते हैं, उनके पास जो राइट होते हैं वही राइट होते हैं, एक्सेप्ट फॉर सम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को छोड़ के बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स उनके ऊपर भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा नॉर्मल रेसिडेंट का, क्योंकि उनका जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया में लाई करता है। लेकिन अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि वो रेसिडेंट तो है इंडिया के, लेकिन वो नॉर्मल रेसिडेंट तो इंडिया के हो सकते हैं, लेकिन वो सिटीजन नहीं हो सकते हैं। सिटीजन और रेसिडेंट दो अलग अलग चीजें होती हैं। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं वो कौन कौन हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो है, इसमें हम देखते हैं इसमें कि इंक्लूड नहीं किया जाता है किनको। उसमें पहला जो होते हैं वो होते हैं लाइक इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं, जो बाहर से फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, वो इंडिया में लाइक घूमने आए हो या किसी भी पर्पज से टूरिज्म से आए हो, मे बी वो ट्रीटमेंट कराने आए हो, मे बी वो यहाँ पर पढ़ने आए हो, वो यहाँ घूमने आए हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए आए हो, या फिर जो नॉर्मल विजिटर्स होते हैं। विजिटर्स मतलब होते हैं जो आते हैं, कुछ दिनों तक रहते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं, तो उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं मानते हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आते हैं, बहुत छोटे टर्म के लिए आते हैं, तो उनको हम इंक्लूड नहीं करते, उनको हम टूरिस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। दूसरे होते हैं फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड आर्म्ड प्रोफेशनल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉरेन स्टाफ है वो यहाँ के एम्बेसी में काम कर रहा है। जस्ट लाइक अगर कोई चाइनीज एम्बेसी है इंडिया में, दिल्ली में, तो चाइनीज लोग जो होते हैं वो चाइना की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ अपने स्टाफ को भी भेजेगी यहाँ रन करने के लिए। जैसे उनके डिप्लोमेट्स होंगे, उनके कॉन्सुलेट के जो पूरा स्टाफ होगा, एम्प्लॉइज होंगे, वहां पर हमारे एम्प्लॉइज को भी वो हायर कर सकते हैं, बट कुछ एम्प्लॉइज वहां से वो भेजते हैं जस्ट टू टेक केयर ऑफ द चाइनीज हु आर लिविंग इन इंडिया। वो उनकी प्रॉब्लम्स सुनते हैं, उनके लाइक ओवर लाइक इंटरनेशनल जो रिलेशंस होता है उसको मेंटेन करने के लिए वहां पर उनको अपॉइंट किया जाता है, जो वहां चाइना के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इंडिया में। तो उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानते, बिकॉज वो उनकी अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी है, वो अपने वहां रह रहे हैं, तो उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं मानते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें डिप्लोमेट्स भी आ गए, एम्बेसडर्स आ गए, कॉन्सुलेट के मेंबर्स आ गए, स्टाफ हो गया, उनको हम नहीं मानते हैं। और आर्म्ड प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए इंडिया में किसी यूएस का आर्मी बेस होता या किसी और कंट्री का आर्मी बेस होता, तो वहां के उनके जो आर्मी पर्सनल होते हैं, उनके स्टाफ होता है, आर्मी का जो लाइक जवान्स हो या जो भी हो, कमांडोज हो, वो अगर यहाँ आके लाइक वहां पर रिजाइड करते हैं तो उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानते हैं। फिर थर्ड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉरेन एम्प्लॉइज। यहाँ पर इसका मतलब है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे हमने अभी बात किया था
कि अगर यूएन है या फिर आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है, उनका कोई भी ब्रांच है, वो अगर इंडिया में लाई करता है, तो वहां पे जो काम कर रहे हैं फॉरेन एम्प्लॉयज हैं, वहां पर इंडियंस भी काम करते हैं। अगर हम यूएन में देखें, यूएन का अगर यहाँ पर है या फिर कोई भी इंटरनेशनल एजेंसीज है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, कोई भी है, तो अगर वहां पर जो हम स्टाफ को देखते हैं तो उनमें दोनों होते हैं, फॉरेन मेंबर्स भी होते हैं, फॉरेन स्टाफ भी होता है जो उन्होंने अपने आप भेजे होते हैं, और हमारे लोग भी वहां पर जॉब्स कर सकते हैं। तो वहां पे जो फॉरेन स्टाफ है उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं मानते, वहां पर जो इंडियन लोग काम कर रहे हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उसी तरह फॉरेन वेसल्स जो है, कमर्शियल ट्रैवलर्स, सीजनल वर्कर्स, जो कि नॉर्मली 1 साल से कम के टाइम के लिए यहाँ रहते हैं, उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट्स में ट्रीट नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये जो लाइक एक्सक्लूजन हुआ कि नॉर्मल रेसिडेंट्स किनको नहीं मानते, किनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो है रेसिडेंट्स वर्सेस सिटीजन्स। इसका मतलब इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है। सुनने में काफी एक जैसा लगता है कि हाँ भाई, सिटीजन्स हैं, रेसिडेंट्स हैं, तो एक ही जगह पे रह रहे हैं, वो सिमिलर टाइप के, वही घूमना फिरना, खाना पीना, काम करना, सब चीजें खरीदना, उनके ऊपर टैक्सेस पे करना, वो तो दोनों कर रहे हैं। बट मेन डिफरेंस क्या होगा कि किसको हम रेसिडेंट मानेंगे और किसको हम सिटीजन मानेंगे। तो सबसे पहला, सिटीजनशिप के लिए ये 2 क्राइटेरिया होते हैं। पहला कि एक तो या जिस कंट्री में जिसका बर्थ होता है उसके पास एक इनबॉर्न या फिर बाय डिफॉल्ट उस कंट्री की सिटीजनशिप होती है। जैसे कि मैं एक इंडियन हूं, अगर मेरा पासपोर्ट नहीं भी बना हुआ है तो भी मैं इंडियन सिटीजन हूं, बिकॉज मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं के होंगे, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, कुछ भी हो, वो हमारा यहाँ का होगा। उसके लिए मुझे जरूरी नहीं कि मैं पासपोर्ट ही बनाऊं या सिटीजनशिप के लिए का कोई सर्टिफिकेट मुझे चाहिए, बिकॉज आई एम बॉर्न इन इंडिया, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट इंडिया का है। दैट मीन्स कि मैं बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजन हूं। ठीक है। तो एक तो पहला हो गया बाय बर्थ, यानी आप आपका बर्थ जिस कंट्री में होता है, बाय डिफॉल्ट उस कंट्री की सिटीजनशिप आपके पास आ जाती है। दूसरा जो होता है वो होता है अक्वायर्ड सिटीजनशिप, जैसे कि हम लीगल मीन्स के थ्रू अक्वायर करते हैं। आपने देखा होगा कि इंडियंस जो हैं वो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, ब्रेन ड्रेन होके बाहर चले जाते हैं, जब होता है बाहर चले जाते हैं बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, और एक लंबे टाइम तक के लिए वहां जॉब या बिजनेस या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। तो उसके बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं एंड दे अप्लाई फॉर अ परमानेंट सिटीजनशिप। वो इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ के किसी दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम गूगल के सीईओ की बात करते हैं, तो लाइक बाय नेटिव अगर हम फीचर्स देखें या कैरेक्टरिस्टिक देखें, तो ही इज एन इंडियन। सुंदर पिचाई वो इंडियन है, लेकिन वहां चूंकि वो लंबे टाइम तक वहां रह गया और उनको वहां पे सिटीजनशिप मिल गया, नाउ ही इज एन अमेरिकन। हम लोग उन्हें बोल देते हैं कि वो इंडियन अमेरिकन है या जो भी है। उनका लाइक उनका नेटिव जो अगर देखा, उनका बर्थ यहाँ था, बट उन्होंने सिटीजनशिप जो होता है वो लीगली वहां अक्वायर कर लिया और इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ दिया। तो अब अगर सुंदर पिचाई यहां ट्रैवल करते हैं तो ही विल हैव टू अप्लाई फॉर वीजा। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सिटीजन का। बट रेसिडेंट का मतलब होता है पहला, अगर कोई भी एक फॉरेनर हमारे यहाँ आके 1 साल या उससे ज्यादा रहता है, 1 साल से ज्यादा रहता है, नेचुरली अगर कोई वर्क करने के लिए आया होता है, जॉब करने के लिए आया होता है, या हमारे यहाँ के लोग जो होते हैं वो बाहर जॉब करने जाते हैं, तो वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के ऐसे प्रोजेक्ट्स पे आते हैं, या फिर कई बार थ्रू आउट जब तक उनकी जॉब है तब तक वो वहां रहते हैं। तो अगर 1 साल से ज्यादा के ईयर हो गया है, तो वो उनको फिर हम नॉर्मल रेसिडेंट मानते हैं, ना कि जैसे जो टूरिस्ट की बात कर रहे थे कि वो आते हैं 2-4 महीने, 6 महीने इंडिया में घूमे, लाइक सब चीजों को देखा, यहाँ लाइक ओवरऑल उनका टूर होता है, चाहे वो कोई भी पर्पस हो, मेडिकल टूरिज्म हो, किसी भी फॉर्म का टूरिज्म हो, एजुकेशन के लिए आया, विद इन 6 महीने का कोई सर्टिफिकेशन का कोर्स करने आया, या विद इन 1 ईयर उनका एग्जाम देके वो चले गए वापस अपना। तो उस केस में क्या होता है, उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानते हैं। बट अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट यहाँ आके 3 साल पूरा ग्रेजुएशन करता है, तो देन ही और शी विल बी कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल रेसिडेंट, बिकॉज उसका जो टेन्योर हुआ या जो टर्म ऑफ रेसिडेंस हुआ वो 1 साल से ज्यादा हुआ। उसके बाद इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होता है, दूसरा होता है कि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होता है उसी कंट्री में लाई करने चाहिए। दैट मीन्स कि इफ समबडी कम्स हियर एंड डज अ जॉब, अगर वो कोई काम कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो उस केस में उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे, बिकॉज उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होता है वो हमारी कंट्री में लाई करते हैं। वो हमारी कंट्री के रिसोर्सेज यूज कर रहा है, हमारी कंट्री में प्रोडक्शन कर रहा है, या हमारी कंट्री को फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, और इन रिटर्न वो इनकम जनरेट कर रहा है। तो उस केस में हम उसको नॉर्मल रेसिडेंट मान लेंगे, लेकिन वो सिटीजन नहीं होगा।
ठीक है, ये यहां तक का कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ थर्ड जो हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्ट, उसमें टर्म बहुत यूज होता है, ये बार बार आगे भी यूज होगा, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम। अब हम अगर आप पहले के वीडियो नहीं देखा है आपने तो आप जाके एक बार पीछे के वीडियोस देख लीजिए। इसका जो पहला पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर का वीडियो है, वो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। मैंने पूरा प्लेलिस्ट में बना रखा है और टॉपिक वाइज आपको बहुत इजीली वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहां जाके पहले देख लीजिए। और फिर उसमें भी मैंने बात किया है फैक्टर इनकम का, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में भी फैक्टर इनकम, फैक्टर सर्विसेज की बात हुई है। तो यहाँ पर फैक्टर इनकम को हम समझते हैं कि फैक्टर इनकम में का मतलब क्या होता है। इसमें देखिए जो पहला टर्म होता है, यही इसका डेफिनेशन का मेन जो वर्ड है या टर्म है वो फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं तो उनमें जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम फैक्टर बोलते हैं। तो अगर उन फैक्टर को इन्वेस्ट करने के बाद अगर आप कोई इनकम को जनरेट कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। दैट मीन्स अगर हम जैसे अपने फैक्टर सर्विसेज देते हैं, हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो खर्च करते हैं उसके बदले जो हमको आपको रिटर्न मिलता है उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। अब ये किन किन चीजों के ऊपर में हो सकता है, तो फैक्टर इनकम जो है वो लैंड के बदले हो सकता है। जैसे कि अगर आपने लैंड है वो किसी कंपनी को दिया है अपना, तो इन रिटर्न आपको जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो किस फॉर्म में होगा, आपको रेंट मिलेगा। आपने लैंड दिया, उसके बदले आपकी इनकम में जनरेशन हो रहा है, वो लैंड का रेंट जो होता है वो आपको मिलेगा। दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा होता है लेबर। अब जैसे कि आप किसी अपना जो सर्विस जो होता है, फैक्टर सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो आप डेली वेजेस पे हो, चाहे आप रेगुलर सैलरीड पे हो, किसी भी फॉर्म में हो, आप अगर अपना लेबर देते हैं, आप अपनी मेहनत उसको उनको देते हैं, तो इन रिटर्न आपको या तो वेजेस मिलेंगे या फिर आपको सैलरीज मिलेंगी, डिपेंडिंग अपॉन द डेजिग्नेशन और द पोस्ट और टाइप ऑफ वर्क। आपको जैसे कि जो डेली वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, उनको डेली वेजेस दिए जाते हैं, और जो रेगुलर एम्प्लॉयज होते हैं जो ऑफिस वर्क करते हैं या फैक्ट्री में जो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको रेगुलर सैलरीज दिया जाता है। तो दोनों चीजें एक ही हैं, उनको हम लेबर बोलते हैं। तो लेबर के रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, सैलरी या वेजेस। इसका मैं लिख देता हूं यहां पे, इसके बदले आपको रेंट मिलता है और लेबर के बदले आपको सैलरी और वेजेस मिलते हैं। थर्ड होता है कैपिटल। ये भी एक टाइप का इनकम जनरेशन फैक्टर है। कैसे, अगर आप कैपिटल देते किसी को, जैसे आपने किसी कंपनी में आप एक पार्टनरशिप में चले जाते हो, आप उनको कैपिटल दे देते हो कि अगर कोई बिजनेस 1 लाख रुपए से शुरू हुआ है तो उसमें से 30,000 आपने दिया है और 70,000 उस पर्सन का जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इन रिटर्न वो आपको क्या देगा, कैपिटल देगा। आपने अगर कैपिटल दिया है तो इन रिटर्न आप उसको 30%, अगर आपने उनको कैपिटल दिया है तो वो 30% का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपको भी आपका पार्ट भी आपको भी मिलेगा उसका पोर्शन। तो इसके बदले आपको जो मिलता है वो मिलता है प्रॉफिट। और फोर्थ जो होता है वो होता है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब होता है जो आपकी मेहनत है, लाइक जो प्रोड्यूसर होता है वो खुद भी इन्वेस्टेड होता है अपने बिजनेस में। अगर सपोज आप एक कंपनी शुरू करते हैं तो आप अपनी कंपनी में एक एम्प्लॉय हो, आपने कैपिटल भी लगाया, आपने लेबर हायर किया, आपने उनको सैलरी दिया, कुछ दिया, बट आप भी जो इनकम जनरेट कर रहे हो उसका एक पार्ट अपने हाउस होल्ड जो कंजम्पशन होता है उसके लिए आप जो ड्रॉइंग्स करते हो, विड्रॉ करते हो मनी, दैट इज योर कॉम्पेंसेशन। इसको हम कॉम्पेंसेशन बोलते हैं। वो आप एक सैलरी के फॉर्म में ले सकते हो, आप या फिर किसी भी फॉर्म में, आप ड्राइंग के फॉर्म में ले सकते हो, बट दैट विल बी एंटरप्राइज, क्योंकि आपने अपने आप को भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो ये एंटरप्राइज जो होता है उसके बदले भी आपको प्रॉफिट मिलता है। और यहां पर एक और ऑप्शन आता है, प्रॉफिट हो गया और साथ में इंटरेस्ट भी हो सकता है। अगर जैसे आपने किसी और को दिया तो उसके बदले हो सकता है कि आप उसमें प्रॉफिट नहीं लो, आपने किसी को लोन के फॉर्म में दे दिया कैपिटल, तो इन रिटर्न आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने पार्टनरशिप में दिया है तो आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, या फिर अगर आपने कैपिटल को पूरा का पूरा कैपिटल आपने इन्वेस्ट कर दिया कि आप भाई आप एक बिजनेस शुरू करने वाला, आपको नहीं पैसा, चलो हम फाइनेंस कर देते हैं, तो आप बोलते हो कि हाँ भाई मुझे 10% का इंटरेस्ट चाहिए एनुअली, जितने दिन तक में आप वापस करोगे उतने दिन तक आपका 10% जो होता है वो एनुअली मैं चार्ज करूंगा। तो इन रिटर्न आपको, जैसे आपको बैंक जो होता है वो आपके फाइनेंस के लिए, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको कोई बिजनेस शुरू करना है,
आपको कोई भी काम करना है, आप उसके लिए बैंक से लोन ले सकते हो। तो जब आप लोन लेते हो अपने कैपिटल में लगाने के लिए, तो आप उनको रिपे करते हो जब भी लोन, अब 4 साल 5 साल 10 साल जितने भी टर्म का वो लोन है, उतने टाइम का आप पूरा उनको बैंक वालों को लाइक एक इंटरेस्ट के साथ आप पूरा पे करते हो, लाइक पूरा एक अमाउंट पे करते हो जिसमें प्रिंसिपल भी होता है, साथ में एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपसे चार्ज किया जाता है। तो वो होता है आपका कैपिटल, और उसके ऊपर जो अर्निंग होती है बैंक की वो होती है उसका जो होगा वो इंटरेस्ट होगा। तो ये इसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। दैट मीन्स कि द इनकम जनरेटेड बाय दीज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनको हम चारों को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर इनकम क्या होता है। अब ये दूसरा पार्ट जो है ये थोड़ा अलग है, यह है इसका ठीक ऑपोजिट। अब यहां अगर आप देखेंगे तो इसमें एक 2 वे प्रोसेस है, दोनों साइड से हो रहा है। दैट मीन्स कि एक साइड से लाइक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है और दूसरे साइड से इनकम जनरेट करके उन्हें दिया जा रहा है। तो एक 2 वे प्रोसेस है, गिव एंड टेक। आपने लैंड दिया, इन रिटर्न आपको रेंट मिला। आपने लेबर लगाया, उसके बदले आपको सैलरी या वेजेस मिले। आपने कैपिटल दिया तो आपको प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिला। आपने एंटरप्राइज दिया तो उसका पूरा प्रॉफिट जो हो रहा है वो आपका मिल रहा है। तो एक 2 वे प्रोसेस है। बट जो ट्रांसफर इनकम होता है, दिस इज अ 1 वे प्रोसेस, 1 वे प्रोसेस, या इसको हम अनप्रोडक्टिव इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, अनप्रोडक्टिव का मतलब ये हुआ कि इसमें दोनों साइड से लेना देना नहीं होता है, इसमें वन साइडेड होता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो अगर आपको एक पॉकेट मनी देते हैं, ठीक है, हर बच्चे को मिलती है पॉकेट मनी कि वो बाहर जाता है तो उसके जो भी एक्सपेंसेस हो वो मीट कर पाए। तो एक पॉकेट मनी हर महीने उनको पकड़ा दी जाती है कि भाई लो, और आप बाहर जाते हो आपको खर्च करने पड़ सकता है, कहीं कभी ट्रैवलिंग में, कभी कुछ खाने पीने के लिए, कभी किसी भी चीज के लिए आपको जरूरत पड़ सकती है, तो आपको एक पॉकेट मनी दे दिया जाता है। अब माँ बाप जो उनको पॉकेट मनी देते हैं अपने बच्चों को, तो उससे रिटर्न में उनसे तो कुछ लेते नहीं है कि हाँ बेटा तुम्हें 1 महीने की पॉकेट मनी दी तो अब एक टाइम का खाना आपको बनाना पड़ेगा इन रिटर्न में, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये 1 वे प्रोसेस होता है। उसी तरह अगर जब कोई पर्सन रिटायर हो जाता है तो जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट लाइक जहां पे वो काम करता था, या फिर गवर्नमेंट जहां भी लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो उसको पेंशन देती है। तो पेंशन जब तक उन्होंने 60 साल की उम्र तक उन्होंने काम किया, उस पर्सन ने काम किया, इंडिविजुअल ने काम किया वहां, तो उसके बदले उनको रिटर्न में तो जो सैलरी मिलनी थी वो मिल गई। उसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट उनको एक पेंशन क्यों दिया जाता है? दैट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कि अगर अचानक से उसकी जॉब चली जाएगी तो वो पर्सन सर्वाइव कैसे करेगा। जरूरी नहीं कि हर किसी के पास उतनी सेविंग हो, तो वो अगर सेव नहीं कर पाता है अगर मान लो, तो उसके पास एटलीस्ट उसको पेंशन मिले, ताकि उसका खाना पीना खर्चा जो भी उसके आगे पोस्ट रिटायरमेंट उसकी इनकम तो नहीं होगी, खत्म हो जाएगी, तो उसको पेंशन दिया जाता है। उसी टाइप के बहुत सारे अदर इनकम से, जैसे आप पढ़ने जाते हो तो आपको स्कॉलरशिप दे दिया जाता है, तो स्कॉलरशिप के बदले आपसे कुछ मांगा तो नहीं जा रहा है, आप उसमें इन रिटर्न आप कुछ दे तो नहीं रहे हो। तो उस केस में ये इस टाइप के जितने भी होते हैं, सब्सिडीज हो गए या किसी भी टाइप का स्कॉलरशिप हो गया, पेंशन हो गया, लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ लाइक कोई कंसेशंस दे दिए जाते हैं। अब जैसे कि आज के डेट में जो गवर्नमेंट है वो घर बनाने के लिए आपको सब्सिडी दे रही है कि आपका घर होगा उसमें 3 लाख रुपया हम गवर्नमेंट देगी, तो वो आपके लिए ट्रांसफर इनकम होगा। उसके बदले गवर्नमेंट आपसे कुछ भी नहीं मांग रही कि नहीं आप ये दे रहे हो, तो इसके बदले आपके इनकम टैक्स जो होता है वो 5 से 10% कर दिया जाएगा या 10 से 20% कर दिया जाएगा। इन रिटर्न आपसे कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। तो ये अनप्रोडक्टिव इनकम है। दैट मीन्स कि इस इनकम को रिसीव करने के लिए एक इंडिविजुअल को इन रिटर्न कुछ देना नहीं पड़ता है। ये वन साइडेड होता है, गवर्नमेंट आपको ऐसे ही देती है। अभी आपने देखा होगा कोरोना के केस में गवर्नमेंट ने फ्री में राशन दिया, फ्री में बहुत चीजें दी, दवाइयां, ये जो भी चीजें, तो इन रिटर्न आपसे उनसे मांगा नहीं गया कुछ भी कि हाँ भाई आप गरीबों को आपने दिया तो इन रिटर्न आप गरीब जो होगा उनसे बुला के कुछ काम करवा लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। उसी तरह बहुत सारे अलाउंसेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट देती है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, इन रिटर्न आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है, जो लोग जो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होते हैं उनके पास जब तक जॉब नहीं होती, जैसे कि जो मनरेगा है, इस टाइप के बहुत सारे जो पब्लिक प्रोग्राम्स होते हैं उनमें रजिस्टर्ड होते हैं, तो अगर वो अनएम्प्लॉयड होते हैं उतने टाइम के लिए, जब तक उनके पास उनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल जाती उनको, तब तक एक गवर्नमेंट एक अमाउंट जो होती है वो उनको देती है
फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। उसी तरह जो ओल्ड एज लोग हैं, गांव में हैं, ये हैं, उनको लाइक अपने ओल्ड एज के लिए उनको मेडिसिन की जरूरत होती है या किसी भी चीज की जरूरत होती है, तो उनको एक 1000-2000 रुपए का जो गवर्नमेंट होती है वो उनको एक पेंशन के तौर पे देती है लाइफ लॉन्ग, जब तक भी उनकी लाइफ रहती है। तो ऐसे बहुत सारे अनप्रोडक्टिव इनकम होते हैं जिसके रिटर्न में आपको फैक्टर सर्विसेज या किसी भी फॉर्म में कुछ देना नहीं पड़ता है, उनको हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। तो ये वन वे, पहले तो हो गया वन वे प्रोसेस, और दूसरा हो गया अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव मतलब हो गया दोनों साइड से नहीं होता, ये दोनों साइड से है, ये एक साइडेड है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इन रिटर्न आपसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट जो है वो गुड्स के बारे में है इसमें, क्योंकि हम लोग अभी आगे जब नेशनल इनकम पढ़ते हैं तो इसमें हमें बार बार प्रोडक्शन वर्ड के बारे में जानना होता है, क्योंकि हम जब इनकम कैलकुलेट करते हैं कंट्री का, तो उसमें तीनों सेक्टर्स के का जो प्रोडक्शन होता है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है। तो यहां पर जब हम गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स एक्चुअली क्या होते हैं वो आप समझ लीजिए। तो पहले देखिए, अगर भाई हम यूज देखते हैं तो दो टाइप के गुड्स होते हैं, पहला होता है फाइनल गुड और दूसरा होता है इंटरमीडिएट गुड। जब भी कोई प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसमें जो भी रॉ मटेरियल्स यूज किया जाता है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आपकी कोई गारमेंट कंपनी है और वो कोई पैंट्स या शर्ट्स बना रही है या सूट बना रही है, तो उसके लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो कंपनी को खरीदने पड़ते हैं दूसरी जगह से। तो उन रॉ मटेरियल्स को अलग अलग वेज में प्रोसेस किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द गुड्स कि क्या बनने वाले हैं। अगर अगर हम उसमें देखें, अगर जो कपड़े हम पहनते हैं, रेडीमेड कपड़े पहनते हैं, आपको मार्केट में अवेलेबल होता है, तो उसके लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। वो चीजें इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है दैट दोज आर नॉट यूजेबल, वो यूजेबल नहीं है, वो जब तक वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्रोसेस में रहता है उसके बाद वो यूजेबल प्रोडक्ट में बनता है। जैसे कि सिंपल एक अगर हम शर्ट की बात करें तो शर्ट में अलग अलग टाइप के कपड़े यूज होते हैं, उसके बाद उसमें थ्रेड यूज होता है, नीडल यूज किया जाता है, उसके बाद उसमें जो बटन्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग चीजें, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। बट वो अगर सिंपल एक बटन है या थ्रेड है, वो नॉर्मल किसी के लाइक कंज्यूमर के काम का नहीं है, कंज्यूमर को चाहिए होता है फिनिश्ड गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो बेसिकली दीज आर द रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स फॉर यूजेबल गुड्स। जो कंज्यूमेबल गुड्स है जिनको कंज्यूमर कंज्यूम करता है वो इंटरमीडिएट गुड्स से बने हुए होते हैं। ठीक है, अब इनको जब हम प्रोसेस कर देते हैं तो ये फाइनल गुड बन जाते हैं। फाइनल गुड आर बेसिकली द गुड्स विच आर यूजेबल, यूजेबल बाय कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स के लिए जो यूजेबल गुड्स होते हैं उनको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। अब जैसे कि अगर आप एक मोबाइल कंपनी रन करते हो तो आप बहुत सारे आपको रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। आप लाइक एक दूसरी कंपनी से कैमरा मंगवाते हो और चार्जर होता है वो कोई और कंपनी बना रही है, उसमें जो ग्लास लगता है या टच स्क्रीन होता है वो कोई और कंपनी बना रही है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग उसमें पार्ट्स एंड जो प्रोसेसर होता है वो कोई और कंपनी बना रही है। तो ये सारे प्रोसेसर्स को और ये जो पेरिफेरल्स उसमें यूज किए जाते हैं या जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो आप अलग अलग जगह से लेके आते हो, वो सारे रॉ मटेरियल हैं। जब उनको आप फिनिश्ड गुड्स में बना देते हो तब आपके सामने एक पूरा कंप्लीट गैजेट यूजेबल प्रोडक्ट की तरह सामने आता है जिसको कंज्यूमर यूज करता है। अगर हम सारे पार्ट पुर्जे निकाल के कंज्यूमर को दे तो वो यूज नहीं कर सकता मोबाइल फोन को, क्योंकि वो यूजेबल नहीं है, वो फिनिश्ड गुड नहीं है, फाइनल गुड नहीं है। जब वो मोबाइल फोन बन जाता है, कंपनी प्रोसेस या मैन्युफैक्चर करके बना देती है, तब हम उसको एज कंज्यूमर यूज कर सकते हैं। तो इस वजह से उनको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या है और फाइनल गुड्स क्या है। अब दो और टाइप के गुड्स यूज करते हैं। इनके बेसिकली इनके नेचर वाइज होता है कि इनका बेसिकली पर्पस क्या होता है। इन गुड्स का अगर हम पर्पस के हिसाब से अगर देखें तो ये दोनों गुड्स, कैपिटल गुड्स और जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं, ये दो अलग अलग नेचर के होते हैं। अब अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें और कंजम्पशन गुड्स की बात करें तो हो सकता है ये दोनों गुड्स सेम हो, बिल्कुल सेम हो, बट उनका पर्पस अलग अलग हो। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। कंजम्पशन गुड्स होते हैं, दीज आर बेसिकली यूज्ड बाय कंज्यूमर्स फॉर
सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, मतलब हमारे जो वांट्स या नीड्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स का हम यूज करते हैं उनको हम कंज्यूम करते हैं, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, अपने जो यूटिलिटीज जो होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, उनको हम कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं। अब ये खाने पीने की भी चीजें हो सकती है, कोई गैजेट्स हो सकते हैं, कोई अप्लायंस हो सकता है, एनीथिंग, फर्नीचर, एवरीथिंग इज अ कंजम्पशन गुड। ठीक है, अब ये कंज्यूमर यूज करता है, इस वजह से इसको हम कंजम्पशन गुड बोलते हैं। बट हो सकता है यही गुड जो होता है वो कोई और यूज करता है, उसके पर्पस के अलग हो, जैसे कि कोई प्रोड्यूसर होता है वही गुड को प्रोड्यूसर भी यूज कर सकता है। तो कैपिटल गुड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स आर बेसिकली मेंट फॉर जनरेशन ऑफ इनकम, ये इनकम जनरेशन में यूज किया जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड दोनों सेम कैसे हो सकता है, सेम चीज दोनों कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स कैसे हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कार का। ठीक है, कार, अगर हम वैसे देखें तो कार तो कंज्यूम करने वाले गुड्स है कि हम जाते हैं गाड़ी खरीद के लाते हैं, फिर हम उसको यूज करते हैं कन्वेंस के लिए, यहां से वहां जाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो अगर कार जो है वो एक इंडिविजुअल अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदता है तो दैट इज मेंट फॉर कंजम्पशन, उसके वांट है, उसको नीड है कि वो कहीं आना जाना करने के लिए उसको एक लाइक कन्वेंस की जरूरत है, तो उसने कार खरीद ली, या उसने कोई लाइक कोई भी ऑटोमोबाइल खरीद लिया, तो वो अपने पर्पस के लिए खरीद रहा है। ठीक है, तो वो हुआ कंजम्पशन गुड, सेम कार जो हुआ वो कंजम्पशन गुड। बट अगर यही कार कोई कैब कंपनी खरीद लेती है, कोई कैब कंपनी अगर ले लेती है तो वो उनके लिए कैपिटल गुड होगा। क्यों? क्योंकि वो कार खरीद के अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी। अगर कोई टूर ऑपरेटर होता है, वो ऐसे टूर, आपने देखा होगा बहुत सारे टूर एजेंसीज होती हैं, वो कार्स रखती हैं, अलग अलग कार्स की, आप उसको रेंट कर सकते हो, तो वो उनके लिए एक मींस ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम है। तो उस केस में उसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। अब जैसे ये प्रोडक्शन प्रोसेस में या फिर जनरेशन ऑफ इनकम में यूज होता है। अगर हम मशीन देखें तो बहुत सारी ऐसे मशीन हैं जो हम घर में भी यूज करते हैं कंज्यूमर्स गुड्स की तरह, और वही मशीन जो होती है वो बाहर भी यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर एक ड्रिलर खरीद के लाते हो तो आप अपने पर्पस के लिए, जहां पे छोटी मोटी चीजें हैं, कीले लगानी है, स्क्रू टाइट करना है, किसी भी चीज, आपने वो मशीन जो होता है वो घर के पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदा, तो वो सेम मशीन जो है वो आपके लिए कंजम्पशन गुड हो गया। बट अगर कोई कारपेंटर या कोई फिटिंग फर्निशिंग करने वाला जो टेक्नीशियन है, अगर वो खरीदता है, जैसे कि आपका कारपेंटर आता है वो भी लेके आता है वो चीज, अगर आप कुछ उससे बनवाते हो या कुछ करते हो तो उसके पास भी सारे टूल्स इंप्लीमेंट्स होते हैं जो आपके घर में भी होते हैं, प्लायर्स होते हैं, स्क्रू ड्राइवर, ये हम भी खरीदते हैं, और जो टेक्नीशियंस होते हैं वो भी खरीदते हैं। बट वो जो अपने खरीदते हैं तो वो उनके उससे क्या करते हैं, प्रोडक्ट या तो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं या फिर वो इनकम जनरेट करने के लिए। हमने जो भी खरीदा वो अपने कंजम्पशन के लिए, हम उससे कोई इनकम को जनरेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए वही सेम गुड जो होता है वो कंजम्पशन गुड होगा। और एक प्रोड्यूसर या फिर कोई बिजनेस ओनर जो होता है उसके लिए वही गुड जो होता है वो कैपिटल गुड बन जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं कंजम्पशन गुड्स के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें देखिए, जब कंज्यूमर गुड्स को यूज करता है उसकी भी कई कैटेगरीज होती हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो पहला जो होता है वो होता है पेरिशेबल गुड्स, या इसको हम पेरिशेबल या फिर इसको नॉन ड्यूरेबल बोलते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, इसका मतलब क्या है, जो गुड्स एक बार आप खरीद के लाते हैं और वो बहुत जल्दी खराब होने वाली चीजें होती है। जैसे कि हम कुछ खाने पीने की चीजें लाते हो तो उसमें बहुत चीजें जो होती हैं उनको बहुत लंबे टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आप फ्रूट्स लाते हैं 2 या 3 दिन के बाद वो खराब होने लग जाएंगे, तो ये पेरिशेबल गुड्स होते हैं। ये बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, आप लाते हो, कंज्यूम करते हो, खत्म होता है, फिर आप दूसरा लेके आते हो, तो इनको हम बोलते हैं, क्योंकि ये पेरिशेबल नेचर के होते हैं, खराब हो सकते हैं, तो इनको हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। दूसरा होता है वो होता है सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं इनका मतलब होता है जिनको एक लॉन्गर पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं, बट यूजेबल फॉर लेस देन 1 ईयर।
अगर कोई गुड आप खरीदते हैं, ऐसा गुड आप खरीदते हैं जो एक ज्यादा से ज्यादा वो 1 साल तक चले या 1 साल से कम चल पाता है, तो उसको हम बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं, जैसे अभी हम कोरोना के केस में देखें तो आप जो मास्क लेके आते हो, मास्क लाते हो तो वो एक हो सकता है कि अगर आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का मास्क लिया है, बहुत ज्यादा यूज नहीं है, तो 2 महीना 3 महीना 4 महीना तक आप उसको चला सकते हो, वॉश कर करके चला सकते हो, लेकिन 1 ईयर से ज्यादा शायद ना चले। तो उस टाइप के जो भी गुड्स होते हैं जो कि 1 ईयर से नीचे, उसकी लाइफ उनकी जो होती है वो 1 ईयर से नीचे होती है, उतने में ही आपको कंज्यूम करना होता है, तो वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स को की कैटेगरी होती है, उनमें माना जाता है। तीसरा जो होता है वो होते हैं ड्यूरेबल गुड्स। इनकी लाइफ जो होती है वो 1 साल से ज्यादा हो सकती है, यूजेबल फॉर मोर देन 1 ईयर। जैसे कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज या फिर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज करते हैं, आप एक फैन खरीदते हो, आप एक एसी खरीदते हो, एक टीवी खरीदते हो, फ्रिज खरीदते हो, वॉशिंग मशीन हो गया, कोई भी चीजें, आप माइक्रोवेव हो गया, ये सब चीजें आप लाते हो तो देखना वो 2 3 4 5 साल तो मिनिमम चलती ही चलती है, बहुत लॉन्गर पीरियड्स के लिए भी चलते हैं। आप एक गाड़ी खरीद के लाते हो, ये क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है, बहुत लॉन्गर। एक गाड़ी लेके आते हो, 10 साल कम से कम चलाते हो, 5 साल चलाते हो, 8 साल चलाते हो, तो एटलीस्ट ये 1 साल से ज्यादा चलने वाली गुड्स होते हैं, लॉन्गर पीरियड, इनका लाइफ लंबा होता है। आप उसको कई, अगर अच्छे से मेंटेन करो तो आप बहुत लॉन्गर पीरियड्स के लिए इसको यूज कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत लोगों के पास बहुत पुरानी पुरानी चीजें होती है जो कभी खराब नहीं हुई है, बहुत लंबे टाइम तक के लिए चल रही है, तो ये सारी जो होते हैं वो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। और लास्ट जो होता है वो होते हैं गुड्स के टाइप में एक सर्विसेज। ये क्या होते हैं, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, मतलब वो एग्जॉस्ट हो जाती है। दैट मीन्स कि एक सर्विस आप लेते हो तो आपने सर्विस लिया, पे किया, एग्जॉस्ट हो गया, इन रिटर्न हैंड में आपके कुछ नहीं आता है। जैसे सर्विसेज का मतलब क्या हुआ, आपने इंश्योरेंस लिया, आपने कोई कैब हायर किया, आपने रेंट दिया, आप अपने काम से वहां चले गए, नहीं उतर के। आप कैब लेके तो घर नहीं जा सकते हो। अगर आप एक होटल को हायर करते हो, 2 दिन रुके, अपना काम किया, होटल में पैसे दिए, चले गए, तो इन रिटर्न आपके हैंड में तो कुछ नहीं आया। तो इस टाइप के जो भी चीजें आप यूज करते हो, आप मोबाइल यूज करते हो, आपने 1 महीना बात किया, 28 दिन का आपने रिचार्ज कराया, आपने पे किया, काम खत्म। तो ऐसी चीजें जो होती हैं जो एग्जॉस्टेबल होती हैं, आपने उसको यूज किया और वो एग्जॉस्ट हो गया, इन हैंड आपके हैंड में कुछ नहीं आया। बट अगर हम गुड्स यूज करते हैं तो आपके हाथ में एक फिजिकल कमोडिटी आती है, उनको हम बोलते हैं गुड्स। और इसी वजह से सर्विसेज जो होते हैं उनको हम इंटेंजिबल गुड्स बोल सकते हैं, या फिर इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं, जो कि हम टच नहीं कर सकते हैं, वो फिजिकल नहीं होते हैं, उनका वो एक सर्विस होती है। जैसे कोई टीचर आप हायर करते हो, उनके सर्विसेज लिया, एग्जॉस्ट हो गया। आप किसी भी टाइप के सर्विसेज लो, आपने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज ली, आपने बैंकिंग की सर्विसेज ली, आपने इंश्योरेंस का सर्विस लिया, आपने किसी भी टाइप के कमीशन पे आपने ब्रोकर या जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं उनसे सर्विस लिया, आपने उनको पे किया, आपका काम हो गया, उनको पैसे मिल गए, दैट्स इट। इन हैंड आपके पास कुछ नहीं आता है। तो इस टाइप के जो सर्विसेज होते हैं ये फोर्थ कैटेगरी है। तो इनको हम बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स में 4 टाइप के हो गए, पेरिशेबल यानी नॉन ड्यूरेबल, फिर सेमी ड्यूरेबल, फिर ड्यूरेबल और सर्विसेज। और आपको कैपिटल गुड्स मैंने बता ही दिया। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब नेक्स्ट टर्म जो इसमें आता है वो है इन्वेस्टमेंट। अब भाई ये क्या होता है, ये बहुत लोग, क्या मोस्टली आप लोग जानते होंगे, और ये बहुत कॉमनली यूज टर्म है कि भाई एक कोई चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लगेगी। वो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो लाइक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर में जो भी चीजें आपके जो एक्सपेंसेस आते हैं वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अगर हम इसको देखें, इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली एक्सपेंसेस ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जैसे अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना हो तो आप एक कैलकुलेट करोगे कि आपके बिजनेस जो होगा वो ऑपरेट होने से पहले उसमें क्या क्या चीजें आपको खरीदनी पड़ेंगी या क्या क्या चीजों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने एक कैपिटल डिसाइड किया कि हाँ एक मिनिमम इतना अमाउंट से हम शुरू करते हैं। आपने रेस्टोरेंट खोल लिया, आपने कोई शॉप खोला, कुछ खोला, तो आपको क्या किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या मैन पावर पे कितना खर्च करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स के ऊपर कितना खर्च करना पड़ेगा। उसमें जो कैपिटल गुड्स इन्वेस्ट होंगे जैसे कि मशीन्स, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स,
ऑफिस के प्रीमाइसेस हो सकते हैं या कोई शॉप लेनी पड़ सकती है, जो भी हुआ। जैसे अभी मैंने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बताया था कि लैंड होता है, लेबर होता है, एंटरप्राइज होता है और कैपिटल होता है। ये चार चीजें आपको इन्वेस्ट करनी पड़ती है, बिजनेस में आपको यूज करना पड़ता है। ये सारा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसके ऊपर आपको जो कॉस्ट आता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इसलिए आपने सुना होगा कि मिनिमम इतने इन्वेस्टमेंट से ही ये बिजनेस शुरू हो सकता है, इतना आपको रिक्वायर्ड होगा ही होगा, क्योंकि आपको मैन पावर के ऊपर भी, वर्कफोर्स के ऊपर भी खर्च करना पड़ेगा आपको। जो डिफरेंट टाइप के जो कैपिटल गुड्स हो सकते हैं, मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी, लैंड, ऑफिस, चाहे वो रेंटेड हो चाहे वो ओन्ड हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो इतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपको करना पड़ेगा। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। मतलब उतने आपको एक्सपेंस करने पड़ेंगे फॉर द अरेंजमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तब आपका प्रोडक्शन प्रोसेस जो होगा वो स्टार्ट होगा। अब इसमें तीन चीजें आती है इन्वेस्टमेंट में। पहला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दैट मींस कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम ग्रॉस बोलते हैं। टोटल इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी जब आपने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, इसके ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट आया वो टोटल आप करोगे तो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा। अब जस्ट बिकॉज आपका इन्वेस्टमेंट जो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे होता है, तो इसमें कुछ चीजें जो होती हैं वो लाइक एक पर्टिकुलर उसकी एक लाइफ होती है। जैसे कि अगर आप एक कैपिटल गुड लेके आते हो, कोई मशीन खरीद के लाते हो, आप पूरा प्लांट लगाते हो, तो हर मशीन की एक लाइफ होती है। अगर आप एक गाड़ी भी खरीद के लाते हैं तो उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 10 ईयर्स या 15 ईयर्स के लिए किया जाता है। फॉर डीजल 10 ईयर्स एंड 15 ईयर्स फॉर पेट्रोल कार्स। उसी तरह मशीन्स होती हैं, मशीन्स की भी लाइफ होती है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो हम कैपिटल गुड्स यूज कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल लगाते हैं, वो वियर एंड टीयर की वजह से, वेदरिंग की वजह से, बहुत अलग अलग फैक्टर्स जो होते हैं उनकी वजह से वो उसकी जो वैल्यू होती है वो गिरती जाती है। दैट मींस उसका परफॉर्मेंस डे बाय डे खराब होगा। जैसे कि अगर आप एक नई गाड़ी खरीद के लाते हैं, तो जैसे गाड़ी शुरुआत के कुछ 1-2 साल 3-4 साल जो चलती है, वैसी हर साल सालों साल नहीं चल सकती है, क्योंकि उसमें जो पार्ट जो स्पेयर पार्ट्स लगे होते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो घिसते होते हैं, उसमें रस्टिंग हो रही होती है, वो खराब हो रही होती है, उसमें कार्बन लग रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे, ऊपर से गाड़ी आप साफ करके रख सकते हो, बट अंदर अंदर बहुत चीजें खराब हो रही होती हैं जिसको रेगुलर रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है या सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। बट स्टिल आप एक लंबे पीरियड के बाद वो चीजें खराब होनी शुरू होती हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि कोई भी गाड़ी अगर आप खरीदते हो तो इंस्टेंटली उसके ऊपर में डेप्रिसिएशन लगा दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई 6 लाख की गाड़ी लेके आप शोरूम से बाहर निकले, उसका प्राइस 10% कम हो गया। अब अगर आप उस किसी गाड़ी को शोरूम के बाहर ही बेचना चाहोगे, तो आपने 6 लाख में अगर वो गाड़ी खरीदी तो आपको लास्टली 5,90,000 मिलेगा। उससे ज्यादा कोई भी नहीं पसंद करेगा खरीदना उसको, क्योंकि उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन, मतलब इंस्टेंटली शोरूम से बाहर आते ही गाड़ी का प्राइस 10% गिर गया। और ऐसे ही हर साल डेप्रिसिएशन 10% लगता जाता है या 15% लगता जाता है। तो इसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। दैट मीन्स कि जो जो एसेट है आपका, जो फिक्स्ड कैपिटल है, जो फिक्स्ड गुड्स हैं, आप जो अपने इन्वेस्ट किया हुआ है, कैपिटल गुड्स इन्वेस्ट किए हैं, उसकी वैल्यू में जो ग्रेजुअल ईयर बाय ईयर डिक्रीज हो रहा होता है, उसकी वैल्यू जो फॉल हो रही होती है, उसको हम बोलते हैं, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। लाइक जो फॉर्मल जो गुड्स होते हैं उनका जो वैल्यू होता है वो गिर रहा होता है हर साल, उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इससे एक फॉर्मूला बनता है जो कि हमें बार बार यूज करना पड़ता है। जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, जब हम इनका जो नेट इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, नेट का मतलब क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस। ग्रॉस जो होता है वो हमेशा सम टोटल को बोलते हैं, और अगर उसमें से एक कंपोनेंट को माइनस कर दिया जाता है तो उसका नेट निकलता है। जैसे कि आप सैलरी लेके आते हो, तो सैलरी में से अगर कोई लाइक एक ग्रॉस सैलरी होती है और एक नेट सैलरी होती है। अगर उसमें से जो फंड्स होते हैं, आपका जो पीएफ होता है, वो काट के अगर आपको दिया जाता है तो फिर आपको नेट सैलरी मिलती है, ना कि ग्रॉस। ग्रॉस सैलरी अगर आपकी 25,000 है और 3,000 रुपए अगर आप उसमें से हर महीना जो कंपनी है वो आपके नाम से पीएफ में डाल देती है, तो इन रिटर्न आपको हर महीना कितना मिलेगा? 25 माइनस 3,000, दैट मीन्स कि आप इन हैंड सैलरी आपके पास 22,000 रहेगा। उसको हम नेट सैलरी बोलते हैं। वही चीज यहां जब हम इन्वेस्टमेंट के में बोलते हैं, तो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस
डेप्रिसिएशन, मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्ट हुआ वो नेक्स्ट ईयर उसके उनमें सारी चीजों पे 10% का डेप्रिसिएशन लगता है। दैट मीन्स हर साल उन टोटल इन्वेस्टमेंट में से 10% का वैल्यू लेस करते जाना पड़ेगा आपको। तो इसी को हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें सबसे पहले आपको यह समझने के लिए टैक्स के दो टाइप्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास जो हम टैक्स क्या जो भी टैक्सेस हम गवर्नमेंट को देते हैं वो दो फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है। एक जो होता है वो आप अपनी इनकम या कोई एंटरप्राइज होता है उसके ऊपर देते हैं, जैसे कि या तो वो डायरेक्ट टैक्स जो होगा डायरेक्ट, और दूसरा जो होता है वो है इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो आपकी इनकम के ऊपर लगता है, इनकम या एंटरप्राइज के ऊपर लगता है, ठीक है। इसमें दो टाइप के जो टैक्सेस का नाम बता देता हूं मैं। जो लाइक इनकम के ऊपर लगता है तो आप उसको इनकम टैक्स बोलते हो, ठीक है। आप वेल्थ के ऊपर लगता है तो उसको वेल्थ टैक्स बोलते हैं, वेल्थ टैक्स बोलते हैं। उसी तरह जब एंटरप्राइज होता है, जैसे कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया है तो उसके ऊपर में उस कंपनी के ऊपर टैक्स लगाया जाता है इनकम के ऊपर, उसको हम कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं। उसी तरह अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदे हैं उसके ऊपर टैक्स जो देते हैं, जैसे कि आपने बिल्डिंग खरीदी है, कोई मशीन वो कोई लैंड लिया है तो उसके ऊपर में आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये जितने भी चीजें होती हैं ये डायरेक्ट टैक्स कहलाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें आप टैक्स बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते हो। दैट मींस कि अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसका जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो मैं ही भरूंगा, उसके लिए पैसे कोई और दे सकता है बट वो हमेशा मेरे नाम से भरा जाएगा ना कि किसी और के नाम से। अब जस्ट लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक साल में कुछ इनकम जनरेट करता हूं और जब इनकम टैक्स भरने का टाइम आता है तब मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, तो मैंने अपने पापा से पैसे लेके और इनकम टैक्स भर दिया। दैट इसका मतलब ये नहीं है कि पापा ने मेरा इनकम टैक्स भरा, उन्होंने उसके लिए पैसे दिए बट वो टैक्स जो भरा जाएगा, दैट मीन्स जो टैक्स मेरे साइड से गवर्नमेंट को दिया गया वो हमेशा मेरे नाम से दिया जाएगा, ना कि मेरे फादर के नाम से कि उन्होंने पैसे दिए हैं। उसी तरह वेल्थ जो टैक्स होता है वो उसी पर्सन जो होते हैं उसी के ऊपर में लगाया जाता है। कंपनी जो है वो कंपनी के ऊपर में कॉर्पोरेशन टैक्स लगाया जाता है। इसका मतलब है कि टैक्स बर्डन जो है मेरे सर पे, जो टैक्स का बर्डन है वो मुझे ही उठाना पड़ेगा, मेरे अगेंस्ट कोई दूसरा नहीं पे कर सकता है। वो ट्रांसफरेबल नहीं है कि मेरा मूड नहीं है या मेरी कंडीशन नहीं है टैक्स भरने के लिए, भाई कोई और भर दो मेरा टैक्स, हम ये नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट जो टैक्सेस होते हैं ये क्या होते हैं, हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है और ये ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या हुआ, जिस पर्सन के हाथ में वो गुड्स हो या सर्विस हो उस पर्सन ने ही वो टैक्स दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं, मैं अगर एक मूवी का टिकट लेके हॉल के बाहर और थिएटर के बाहर घूम रहा हूं, अब अचानक मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है और वो मैं मूवी नहीं देख सकता हूं। इंस्टेंटली मैंने अपने एक फ्रेंड को देख लिया, तो वो एक वही मूवी देखने आया था, तो मैं उसके पास गया, मैंने बोला यार 200 रुपए का मैंने टिकट लिया है और मुझे इंस्टेंटली कुछ कॉल आ गया तो मुझे जाना पड़ रहा है, अभी ये टिकट का मैं क्या करूं, एक काम करो तुम तो आके टिकट खरीदोगे ही, तो 200 मुझे दे दो, ये टिकट लेके चले जाओ। तो अब वहां पर इनकम जो उसने वही किया, मैंने उनको अपना वो दे दिया, टिकट दे दिया और मैं चला गया अपने काम पे। तो उस केस में क्या हुआ, अब टिकट उसने खरीदा क्योंकि उसने पूरा प्राइस जो था टिकट का वो मुझे पे करके ले लिया। अब वो मूवी देख के आएगा अगर, तो उसमें जो एंटरटेनमेंट टैक्स जो पे किया गया है अब उस पर्सन ने दिया, यानी मेरे फ्रेंड ने दिया, ना कि मैंने दिया, क्योंकि मुझे 200 के बदले 200 पूरा मिल गया, तो मैं उसका पेयर नहीं हूं। उसी तरह अगर कोई एक बंदा चिप्स खरीद के लाता है, एक पैकेट किसी चीज बिस्किट का खरीद के लाता है, तो उसके ऊपर जो भी जीएसटी होता है वो उस पर्सन ने पे किया है, तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है। लाइक देयर इज नथिंग टू डू विथ कि किसने पे किया, किसने खरीदा, किसने कंज्यूम किया, इसका कोई मीनिंग नहीं है इसमें। सीधे सीधी बात है, कोई भी पर्सन हो, जिसने भी खरीदा हो, जिसने भी खाया पिया कंज्यूम किया, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस पर्सन ने पैसे दिए वो टैक्स उसने दिया, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स।
अब इसमें एनआईटी का मतलब होता है, इसमें इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है सब्सिडी, सब्सिडीज। ये दो चीजें होती है। टैक्स जो होता है वो हम गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो भी टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है, जिसका एग्जांपल आप जीएसटी बोल सकते हो। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका नाम ही है। और दूसरे साइड से सब्सिडीज, ये क्या होते हैं? एक काइंड ऑफ, जैसा अभी आपने पढ़ा था अब थोड़ी देर पहले, कि इसको हम ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। सब्सिडीज कोई भी गवर्नमेंट जो हमें देती है उनको हम बोलते हैं सब्सिडीज। किसी चीज के ऊपर में, लाइक आपको एक सब्सिडी गैस के ऊपर सब्सिडी दिया गया, या किसी हाउस के ऊपर दिया गया, या किसी भी फॉर्म में दिया गया, ट्रीटमेंट में दिया गया, किसी भी चीज, आपको कोई मेडिसिन है, जेनरिक मेडिसिन है, या फिर किसी भी चीज है, उसमें गवर्नमेंट जो होती है वो टैक्स मतलब लाइक उसका प्राइस को कम करने के लिए, एजुकेशन के पर्पज से, बहुत सारे पर्पज से आपको ट्रांसफर इनकम देती है, उनको सब्सिडीज बोलते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, ये प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनको भी दिया जाता है। जैसे कि एक कॉलेज कोई खोलता है तो उसको लैंड जो होता है सब्सिडाइज रेट पे दे दिया जाता है, जस्ट टू प्रमोट एजुकेशन, एंड गवर्नमेंट वांट्स टू बिकम फ्री फ्रॉम ऑल द बर्डन। तो वो क्या करती है, उनको लैंड दे देती है बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे, और उसको उतना प्रॉफिट हो गया तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट अपना फीस जो होती है वो बोलते हैं कि आप इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते हो किसी से, तो ये कंडीशन डाल दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं सब्सिडीज। तो इसमें हम क्या आता है, जो प्रोड्यूसर्स, यहाँ पर हम प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे हमेशा, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो, अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो एनआईटी जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स आईटी माइनस सब्सिडीज। अब ये क्यों किया जाता है वो आपको आगे के चैप्टर में समझ में आ जाएगा जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट जो होती है वो हमसे लेती है और सब्सिडीज हमें देती है। तो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम वन साइडेड सोच सकते हैं क्योंकि हमें सब्सिडी मिल गया वो तो हमारा है। तो इन रिटर्न गवर्नमेंट जब ले रही है तो वो जब हम फाइनल जब हम, जैसे कि हम जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट हम निकालते हैं, जीडीपी या नेशनल इनकम, इस टाइप की चीजें जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें उसका बैलेंस अमाउंट जो होता है वो लिखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी जो गवर्नमेंट ने हमें दिया वो माइनस कर दिया जाता है और हमने जो गवर्नमेंट को दिया उससे, तो इसको मतलब हुआ आईटी माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को लेस करके तब जो फाइनल जो अमाउंट आता है वो जाके नेशनल इनकम में यूज किया जाता है, इसको हम बोलते हैं एनआईटी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। मतलब ये दो चीजें आपको अभी यूज होगी, जो अगला मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें इसी चीज के ऊपर बनाऊंगा कि आपको इसमें सारी चीजें यूज होने वाली हैं। तो मैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो उसको एक वीडियो में मैंने बना दिया ताकि आपको बहुत इजीली ये टर्म्स समझ में आ जाए, ताकि मैं जब इसका प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ाऊं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो अब यहाँ फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम लोग हमेशा बार बार एफसी लिखेंगे, आगे न्यूमेरिकल्स जब भी हम इसके करेंगे उसमें हमेशा एफसी और दूसरा मार्केट प्राइस एमपी, ये बार बार यूज होगा, चाहे वो जीडीपी के साथ हो, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम हो, चाहे वो नेशनल इनकम हो, किसी भी फॉर्म में यूज करेंगे तो ये बार बार यूज होगा, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट जो होता है ये दिस इज कैलकुलेटेड एट फैक्ट्री लेवल। दैट मीन्स अगर मैं इसको एकदम नॉर्मल भाषा में अगर समझाऊं तो ये फैक्ट्री लेवल पे जो किसी गुड्स का कॉस्ट होता है उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। दैट मीन्स कोई भी गुड्स होते हैं उसके दो प्राइसेस होते हैं। पहला, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करने के बाद जो गुड्स बन गए, फाइनल मैन्युफैक्चर हो गया, तो उसका प्राइस कुछ और होता है। फिर जब वो मार्केट में कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होता है तो वो थोड़ा बढ़ जाता है, बिकॉज उसमें बहुत सारे एडिशंस किए जाते हैं। फॉर जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हो कि अगर एक पेन जो होता है वो फैक्ट्री में जब तक बन रहा था बनता है तो जो उसका लाइक प्रोड्यूसर होता है उसको वो टोटल 10 रुपए का पड़ता है, 10 रुपीज का वो पेन उसका पड़ा, बिकॉज उसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 10 रुपीज खर्च किया पर यूनिट। अब ये जब मार्केट में आता है तो उसमें बहुत सारे वैल्यू को ऐड किया जाता है, जिसमें डिफरेंट और जो वो मार्केट चेन, जो सप्लाई चेन होता है जिसके थ्रू वो सप्लाई होते होते हमारे एक रिटेलर के पास पहुंचेगा, उन सब के प्रॉफिट्स उसमें जोड़ेंगे, टैक्सेस जोड़ेंगे, तो लास्ट में जाके वो 20 रुपए का हो जाता है कंज्यूमर के लिए, या 15 रुपए का हो जाता है, या 16 रुपए का हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, वैल्यू एडेड कुछ भी हो सकता है। तो ये दो अलग अलग लेवल होते हैं, ठीक है। तो ये 10 रुपए है, इसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट,
और ये जो 20 रुपीज है इसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि ये इसका बार बार यूज होगा जब जब आप पढ़ेंगे। तो इसको अच्छे से नोट्स भी बना लीजिएगा इसका, ताकि आपको बहुत इजीली उस समय बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस हो गया। क्योंकि अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये इसके दो कंपोनेंट होते हैं। जब भी हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसको हम शॉर्ट में बार बार वहां लिखते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसके दो पार्ट कंपोनेंट बोल लो आप। पहला फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और दूसरा होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब ये क्या है भाई, देखिए अब इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इंडिया है, इंडिया के बहुत से लोग बाहर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो उन्होंने वहां के लाइक कैपिटल को इन्वेस्ट कर रखा हो, कहीं पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा हो, जॉब्स कर रहे हो, किसी भी फॉर्म में इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो जब अगर एक इंडियन अमेरिका में रह रहा है, वो वहां पर इनकम जनरेट कर रहा है, वहां का टैक्स पे करने के बाद उसके पास पैसे बच जाते हैं, वो यहाँ रेमिट कर देता है। तो इंडिया के पास क्या हुआ, वो इनकम इंडिया में ट्रांसफर हो गई, तो वो हमारे लिए एक इंटरनेशनल इनकम हुई। हमारे रेसिडेंट्स बाहर जाके रह रहे हैं, हमारे सिटीजन्स बाहर रह रहे हैं और वो वहां से रेमिट कर रहे हैं, वो इनकम इंडिया आ जा रहा है वापस। तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया, आपने यहां से एक्सपोर्ट किया, इनकम हमारे पास कंट्री में आ गया, आपने सामान बेचा अब्रॉड और उसका जो प्रॉफिट होता है वो इंडिया में आ रहा है, तो आपने बाहर का इनकम इंडिया में इंक्लूड किया लाके, तो वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हुआ, क्योंकि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू ही जनरेट हो रहा है। चाहे वही चार चीजें, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। या तो आप अपना एंटरप्राइज दे रहे हो, आपने बिजनेस आप अब्रॉड में बिजनेस कर रहे हो, या आप वहां जॉब कर रहे हो, या आपने कोई लैंड वैंड परचेज कर लिया, आपने फ्लैट परचेज कर लिया, उसको रेंट पे दे दिया वहां के लोगों को ही। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बाहर अब्रॉड में होती हैं, उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है, उससे इनकम जनरेट होकर आपको मिल रहा है। आपने कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, उससे इनकम जनरेट करके आप इंडिया में ला रहे हैं, तो इनको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यही चीज जब इंडिया में फॉरेनर्स आके करते हैं तो वो उनके लिए होता है, बट हमारे लिए होता है वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्योंकि वो इनकम यहां इंडिया से होके बाहर जा रहा है, हमारी इकोनॉमी से निकल के बाहर जा रहा है। तो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेशन और एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास बाहर की इंटरनेशनल इनकम जो होती है वो हमारे पास भी आ रही है और हमारे इकोनॉमी से इनकम निकल के बाहर जानी, दैट मींस कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों हो रहा है। तो उसका डिफरेंस जो होता है उसको हम इंक्लूड करते हैं अपने नेशनल इनकम में, कि नेट हमारे पास क्या है। इसी वजह से यहां पर नेट वर्ड यूज कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो जो बचा वो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, जिसको हम NFIA बोलते हैं। अब ये किस किस फॉर्म में हो सकता है वो ये यहां मैंने कंपोनेंट्स में डाल दिया है। पहला है नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दैट मींस जो एम्प्लॉइज हैं, हमारे एम्प्लॉइज लाइक हमारे रेसिडेंट्स या सिटीजन्स जो हैं वो अब्रॉड में काम कर रहे हैं, वहां से एक सैलरी मिल रहा है उनको, जो कॉम्पेंसेशन मतलब जो सैलरी होता है, जो अपने फैक्टर सर्विसेज उन्होंने अब्रॉड में जाके दिए, उसके रिटर्न में उनको एक इनकम मिल रही है। उसी तरह जो फॉरेन नेशनल्स है वो हमारे कंपनीज में आके काम कर रहे हैं, जैसे आप यहां देखते हो कि इन्फोसिस है या कोई भी है, इंडियन कंपनी है, HCL है, यहाँ पे भी बाहर की कंट्रीज के लोग जो होते हैं वो यहाँ के जॉब कर रहे हैं, यहाँ पर कोई BPO है वो यहाँ आके काम कर रहे हैं, तो यहां से इनकम लेके अपनी इकोनॉमी में जा रहे हैं वो। तो इसको बोलते हैं जब दोनों की कंपनसेशन, लाइक कंपनसेशन ऑफ फॉरेन एम्प्लॉइज वर्किंग इन इंडिया एंड कंपनसेशन ऑफ इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग अब्रॉड, इन दोनों के जो कंपनसेशन है, उनके जो सैलरीज होती हैं उनका नेट निकाला जाता है। दैट मींस दोनों को माइनस करने के बाद ये नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बन जाता है, तो उसको इंक्लूड किया जाता है, इसको हम नेट फैक्टर इनकम का एक पार्ट मानते हैं। उसी तरह प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैंने बताया, जैसे
कि या तो आपने कोई एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हम एंटरप्राइज मैंने बताया, फैक्टर, ये चारों जो है ये एक्चुअली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही है, इसको हम बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये सैलरीज या वेजेस जैसे मैंने बताया था उस समय वही हुआ। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर आपने प्रॉपर्टी लिया हुआ है तो इस रिटर्न आपको रेंट मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप, आपने कोई बिजनेस शुरू किया हुआ है तो उसके बदले आपको प्रॉफिट मिलेगा, एंटरप्राइज के बदले आपको प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आपने कोई कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो आपके पास रिटेन अर्निंग्स आएंगी, दैट मीन्स वो डिविडेंड के फॉर्म में हो सकता है, या आपने कहीं पर अगर उनके डिबेंचर्स लिए हुए हैं तो आपको वो इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलेगा। तो इसको उसी तरह वहां के और हमारे दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकलता है वो नेट जो होता है, वो ये तीनों मिलके फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होता है वो नेट बनता है हमारा, और इसी को हम NFIA बोलते हैं, जिसको हम बार बार यूज करते हैं। अब ये दो तरीके का हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव होगा जो कि हमारे लिए फेवरेबल होता है, या फिर ये नेगेटिव होगा जो कि हमारे लिए अनफेवरेबल होता है। फेवरेबल और अनफेवरेबल का मतलब क्या हुआ? अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कम है, दैट मीन्स हमारे लोग ज्यादा वहां काम करके इंडिया में लेके पैसे आ रहे हैं, तो और एज कंपेयर टू जो बाहर के लोग हमारे यहां से पैसे लेके जा रहे हैं, इनकम कंपेंसेशन लेके जा रहे हैं, उसमें अगर हमारा ज्यादा है, दैट मीन्स कि हमारा इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है, तो उस केस में NFIA जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा मतलब आ रहा है और जा कम रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव NFIA। बट अगर हमारा इनफ्लो जो है वो कम है, दैट मीन्स कि हमारे लोग वहां से कम लेके आ रहे हैं और यहाँ वहां से के लोग ज्यादा जॉब यहाँ आके जॉब करके या जो भी कॉम्पेंसेशन है, रिटेन अर्निंग्स है, वो यहां से ज्यादा लेके जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हमारे लिए अनफेवरेबल होगा। इसलिए कभी हमेशा आपने सुना होगा कि हम जो एक्सपोर्ट होता है वो हर कंट्री का टारगेट होता है कि वो एक्सपोर्ट ज्यादा करे और इंपोर्ट कम करे, सो दैट उनके पास फॉरेन मनी जो है वो, उनके पास रिजर्व्स जो हैं वो बढ़े, क्योंकि आप जब भी एक्सपोर्ट करते हो ज्यादा तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो आता है आपके पास ज्यादा, और अगर आप इंपोर्ट ज्यादा करते हो तो आपका फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो ड्रेन होता है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होता है NFIA में। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव जो होता है उसको फेवरेबल माना जाता है, गुड फॉर इकोनॉमी माना जाता है, और ये अनफेवरेबल होता है तो ये बैड फॉर इकोनॉमी हो गया। तो बच्चों यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे आज, जो मैंने आपको बहुत डिटेल में सारे एग्जांपल्स के साथ समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, सो दैट कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। गुड नाइट।